वसीयत करवाना चाहते हो? सावधान, कहीं आपके पास ऐसी वसीयत तो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित की जा चुकी है काफ़ी अरसा पूर्व। जानिए वसीयत के बारे में, उसके कानूनी प्रावधान क्या हैं। यदि आप वसीयत के बारे में नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि कोर्ट द्वारा आपकी वसीयत खारिज भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवैद खान एडवोकेट और आज हम बात करेंगे वसीयत के कानूनी प्रावधानों पर। समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वसीयत क्या है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 के अनुसार विल वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किए जाने की वांछा करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वसीयतनामा एक कानूनी तौर पर मान्य दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से संबंधित व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद सौंपते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि वसीयत का जो कानूनी दस्तावेज़ तैयार किया जाता है वो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही लागू होता है। वसीयत का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार विलें अर्थात वसीयतें जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है अनिवार्य नहीं है। परंतु यहाँ पर एक बात स्पष्ट करता चलूँ जिसका जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 23/8/2004 से अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट द्वारा अपंजीकृत वसीयत की वैल्यू समाप्त कर दी है। यदि अब किसी भी व्यक्ति की अपंजीकृत वसीयत है तो उसका होना या ना होना बराबर है। इस प्रकार अब यदि आप वसीयत करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको वसीयत का रजिस्ट्रीकरण अर्थात पंजीयन धारा 17 के अनुसार करवाना अनिवार्य है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 ये वो धाराएं हैं जिनमें ये बताया गया है कि कौन से दस्तावेज़ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और किनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो वसीयत जो है वो धारा 18 के अंतर्गत आती है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो अपंजीकृत वसीयतों को अमान्य घोषित किया है उसके आधार पर अब अगर कोई वसीयत करवाना चाहता है या करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए, वरना कोई उसका औचित्य नहीं रह जाएगा। वसीयत के संबंध में कानूनी प्रावधान। वसीयत के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि वसीयत का कानूनी प्रावधान कौन से अधिनियम में कहाँ पर दिया गया है। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 6 में वसीयत का प्रावधान दिया गया है। वसीयत कौन कर सकता है? इस अधिनियम की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक स्वस्थचित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। कोई व्यक्ति जो गूंगा, बहरा या अंधा है केवल इस कारण से वह असमर्थ नहीं हो जाते यदि वह जानने में समर्थ हैं कि वह वसीयत के माध्यम से क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उन्मत्त अर्थात पागल की श्रेणी में आता है तब उस अंतराल में जब वह स्वस्थचित्त है विल कर सकता है अर्थात अपनी वसीयत कर सकता है। धारा 59 में जो हमें बताया गया है कि वसीयत कौन कर सकता है, तो कोई भी स्वस्थचित्त व्यक्ति है और माइनर की श्रेणी में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई नाबालिग नहीं होना चाहिए, वो अपनी वसीयत कर सकता है। यहाँ तक कि है कोई गूंगा, बहरा, अंधा व्यक्ति भी अपनी वसीयत कर सकता है अगर वो समझता है कि वसीयत के माध्यम से वो क्या कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति पागल की श्रेणी में आता है लेकिन अगर उसका पागलपन कुछ अंतराल में सही होता है तो वो जिस अंतराल में सही होता है उस अंतराल में वो वसीयत कर सकता है। शून्य वसीयतें। उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 112 के अनुसार जहां किसी विशेष वर्णन वाले व्यक्ति का वसीयत की गई है
112 के अनुसार जहां किसी विशेष वर्णन वाले व्यक्ति को वसीयत की गई है और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है, वहां पर ऐसी वसीयत शून्य है। 112 हमें बताती है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को वसीयत की गई है, विशेष वर्णन, खास तौर से कोई शर्त के साथ कि मतलब विशेष व्यक्ति के बारे में, और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं होता है, तो वो वसीयत शून्य कहलाती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी मौजूद है। यदि संपत्ति की वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति को की गई है जिसका वर्णन किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रक्त संबंधी की किसी डिग्री में आने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है, किंतु उसका कब्जा किसी पूर्ववर्ती वसीयत के कारण वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है, और यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप कोई व्यक्ति जीवित है या उस घटना और ऐसी पश्चातवर्ती तारीख के बीच अस्तित्व में आ जाता है, तो संपत्ति ऐसे पश्चातवर्ती समय पर उस व्यक्ति को मिलेगी, या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतिनिधियों को मिलेगी। इस धारा और इसका जो अपवाद है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। दृष्टांत नंबर 1 का 1000 रुपये की वसीयत खा के ज्येष्ठतम पुत्र को करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर खा का कोई पुत्र नहीं था, तो वसीयत शून्य होगी। दूसरा उदाहरण कहता है कि का 1000 रुपये की वसीयत खा को उसके जीवन पर्यंत और उसकी मृत्यु के पश्चात गा के ज्येष्ठतम मतलब सबसे बड़े पुत्र के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर गा को कोई पुत्र नहीं था, तत्पश्चात खा के जीवन काल में गा को एक पुत्र पैदा होता है। खा की मृत्यु पर वसीयत संपदा गा के पुत्र को मिलेगी। यहाँ पर वसीयत शून्य नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ उदाहरण से धारा समझ में आ गई होगी। आगे भी बहुत कुछ वसीयत के बारे में है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।